जो बेकार कारागिर है उसके लिए जो बहुत ही कम दाम में आपको मैं थोड़ी सी याद दिला सकता हूं। जब वसंतराव जी साहब मुख्यमंत्री थे, नाइक साहब, उस टाइम को हमारे नेताओं ने उनको ये 60% पिछड़ा हुआ समाज के बारे में बताया। उनका भी ऐसा ही गैर समझ था कि नहीं आप लोग श्रीमंत है, मगर जब उन्होंने शासन की तरफ से अहवाल मंगवाया तो ये सिद्ध हो गया कि भाई जो 60% समाज है उसका वो टाइम पर 30 रुपया हर दिन का उसकी आमदनी थी। आज समझ चलो 100 या 125 हो गई होगी। क्या करता होगा हमारा ये भाई? 100 रुपए में क्या खाता होगा, कैसा रहता होगा, बच्चों को शिक्षण कैसा देता होगा, बेटियों का ब्याह कैसा करता होगा। उस समाज के लिए, ये लड़ाई के लिए भुजबल साहब, हम आपका नेतृत्व चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। आज तक पूरे भारत में हमारा ऐसा एक फाउंडेशन है, हर एक तालुका में जिधर भी सोनार समाज होगा उधर छोटी छोटी संस्था रजिस्टर जिले में है, स्टेट में है, केंद्र में है। सिर्फ इसके पहले की बात ऐसी थी कि कोई किसी से संपर्क नहीं करता था। हमारी संस्थाएं अपने अपने काम में जुड़ी हुई थी, मगर आज की बात अलग से हो गई है। अब हम सब एक हो गए और ये जो कार्यक्रम किया है इसके मुख्य सूत्रधार हमारे M.K. राजपूत जी दिल्ली से, उन्होंने ये शुरू किया हुआ अभियान है। सबसे पहले दिल्ली में 2008 में पहला महाकुंभ लिया गया। उसका पूरा आयोजन उनके संयोजक, उनके अध्यक्ष M.K. राजपूत थे। और आपको आश्चर्य होगा साहब कि हमें जो एक ऐसा हीरा हमें मिला कि जिन्होंने रामलीला पे अपनी लीला चलाई और समाज को सबको इकट्ठा कर दिया। इस आधार से समाज संगठन के लिए हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, हमारा जो भी समस्या है, उसके लिए भारत में हम 5 कुंभ लेने जा रहे हैं। पहला महाकुंभ मेला जो दिल्ली में हुआ 2008 में, दूसरा महाराष्ट्र के तरफ से ये नासिक में हो रहा है। 2 दिन पहले हमको राजस्थान से हमारे सोनी साहब जो है वो बोले कि पूरा मैं 4 करोड़ रुपया खर्चा करके तीसरा महाकुंभ मेला मैं इसमें राजस्थान में लूँ। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। चौथा जो होगा हमारा झारखंड में होगा, 5वां जो होगा हमारा कलकत्ता में होगा, और उसके बाद में जो दिल्ली में रामलीला मैदान के राजपूत साहब के नेतृत्व से जो मेला हो जाएगा वो हमारा ऐतिहासिक और एक ताकत जो है एक होने वाली है। फिर हमें जो भी हम शासन से मांगेंगे हमें सब मिल सके। भुजबल साहब, हमकी पहली मांग ऐसी है, हमारी पहली मांग ऐसी है कि ओबीसी में सोनार समाज को ओबीसी का फैसिलिटी मिलती है, मगर हमारे महाराष्ट्र में अनेक शाखाएं हैं। कोई लाड़ सोनार बोलते हैं, कोई अयर बोलते हैं, कोई देवर में बोलते हैं, कोई सोनी लगाता, कोई पारिक लगाता है। तो हमने महाराष्ट्र शासन की तरफ एप्लीकेशन दिया हुआ है कि भाई ये सभी जो भी सोनी है या पारिक है ये सब सोनार समझ के उनको ओबीसी का दाखला मिले। और तीसरे सूची के लिए भी आपके आशीर्वाद से, आपके प्रयत्न से आपने हमारे सुवर्णकार समाज को तीसरी सूची में लिया हुआ, उसके लिए भी आप पूरा सक्सेस तो करवा दीजिए और हमारे पिछड़ा और समाज को न्याय दीजिए, यह हमारी प्रार्थना है। धारा 411 के बारे में हमारे जज साहिबा बात करेंगी, ज्यादा वक्त नहीं लेता हूं।
सिर्फ एक ही हम आपको साफ आश्वासन सभी राज्य नेताओं को देता हूँ। हमारी पॉलिसी अभी फिक्स हो गई है। जो जो लोकसभा के इलेक्शन लगेंगे, जो पार्टी हमें कुछ देंगी उसको ये हम पूरे भारत में समर्थन करेंगे। विधानसभा के लिए भी वैसा ही होने वाला है। अगर हम कोई टिकट नहीं मांगेंगे विधानसभा में, अगर पूरा महाराष्ट्र, पूरा राजस्थान, पूरा जो भी स्टेट होगा उसी स्टेट में इसी तरीके से हमारी धारा रहने वाली। जो हमें सरकार में भागीदारी उसी राज्य में करना पड़ेगा। मैं कट नहीं करूंगा। सरकार को या उसी पार्टी को समर्थन करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है और उसी लिए हम आज आपके सामने आए हैं। भुजबल साहब, आप चाहते हैं, आप ओबीसी का नेतृत्व करते हैं, आज ओबीसी समाज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम भी ओबीसी हैं। आप जो भी कार्य करेंगे, कभी भी आवाज देंगे तो ओबीसी के लिए आपका जो आवाज आएगा वो आवाज में हमारा पूरा भारत का स्वर्णकार शामिल हो जाएगा। बाकी सवाल तो आपको हमने कल की मीटिंग में जो भी हमने धर्म पास किए हुए हैं उनका गौर से विचार करें और हमें कुछ न्याय दे। यही मैं आज के समय आपके तरफ से, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस नाते से हम आपको फिर से विनती करते हैं और ये टाइम को आप हमें कुछ तो भी महाराष्ट्र में किसी का तो जो हमने आपको निवेदन दिया है हमें कुछ तो भी कुछ मान सम्मान करेंगे या जो कि 10-15 साल से हम आपके साथ में काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय संत नरेंद्र महाराज, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। धन्यवाद। आजच्या अखिल भारतीय सुवर्णकार समाजाने आयोजित केलेल्या महाकुंभ मेळाव्यामध्ये आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले आजच्या मेळाव्याचे उद्घाटक, ओबीसी समाजाचे भाग्य विधाता, ओबीसी समाजाचं दैवत, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय नामदार छगनरावजी भुजबळ, खासदार प्रतापदादा सोनवणे, अखिल भारतीय चर्मकार समाजाचे अध्यक्ष आमदार बबनरावजी घोलप, MK राजपूत, महंत बालब्रह्मचारी मुकुंद महाराज, या कार्यक्रमाचे मुख्य संयोजक अध्यक्ष नामदेव नाना देवरे, महासचिव रामचंद्रराव येरपुडे, प्रमोद मोरे, गिरीश पोद्दार, श्यामशेठ आडगावकर, BP सोनार, DP माडीवाले, रामदास जाधव, भास्करराव मैंद, धनराज विस्पुते, नितीन वानखेडे, व्यासपीठावर उपस्थित, मी सर्वांचं नाव घेऊ शकत नाही, 2 मिनिटातच बोलायचं आहे, सर्व सन्माननीय अतिथी, आज ह्या महाकुंभासाठी देशभरामधून आलेले सर्व सोनार समाजाचे, सुवर्ण समाजाचे सर्व बांधव, भगिनी आणि नाशिककर बंधू आणि भगिनींनो, प्रथमतः आज नाशिक नगरीमध्ये आलेल्या सर्व सुवर्णकार सोनार समाजाच्या, नाशिक देशभरामधून आलेल्या सर्व अतिथीगणांचं मी या नाशिक महानगराच्या वतीने सर्वांचं स्वागत करते। त्याचबरोबर या महाकुंभ भरवण्याचा मान सुवर्णकार समाजाच्या नाशिक नगरीला दिला त्याबद्दल नाशिकच्या शाखेचा सुवर्ण समाजाला मी धन्यवाद देते। सुवर्ण समाज हा तसं सोन्याला घडवणारा, सोन्याला आकार देणारा, आमच्या महिलांच्या गळ्यामध्ये अलंकार बनवणारा हा समाज। माझ्या 2 मिनिटांच्या भाषणामध्ये मी एवढंच सांगेन की सुवर्ण समाजामध्ये खूप चांगली ताकद आहे। त्यांनी समाजाला घडवण्याचं काम करावं ज्याच्यातून सोन्यासारखी माणसं निर्माण होतील। जर सुवर्णकार समाजाच्या लोकांनी हात लावलं, कारण तसं बघितलं तर सोनं जेव्हा घडलेलं नसतं तेव्हा ते काळं असतं आणि त्याला घडवण्याचं काम कोण करतं तर ते सुवर्ण समाज करतो। आणि म्हणून ह्या कार्यक्रमाच्या अखिल महाकुंभाच्या निमित्ताने एवढंच सांगेल की आपण समाजाला घडवावं
आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत ह्या मागण्या आज आपले ओबीसी समाजासाठी सातत्याने संघर्ष करणारे, देशभरामध्ये लढा उभारणारे कणखर ओबीसी समाजाचं नेतृत्व आदरणीय भुजबळ साहेब इथं उपस्थित आहे. आपण ज्या काही मागण्या केल्या शासन दरबारी हे ते निश्चितच ह्या सर्व सोडवतील असा मी आपल्याला विश्वास देते. आणि नाशिक महानगरामध्ये काम करत असताना आदरणीय नैनाताई घोलप आणि आम्ही दोघी नाशिकच्या सुवर्णकार समाजाच्या शाखेला नाशिक शहरामध्ये समाजासाठी एक कार्यालयाची जागा उपलब्ध करून देऊ एवढं आश्वासन मी आपल्या सर्वांना देते. आपल्या सर्वांची रजा देते. आम्हाला इथं बोलवलं त्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज के इस महाकुंभ के प्रमुख अतिथि देश के ओबीसीओं के नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भुजबल साहब, संयोजन के सभी पदाधिकारी, माननीय खासदार, आमदार, डिप्टी मेयर, पूरे हिंदुस्तान से आए हुए स्वर्णकार बांधव बहनें, मुझे मालूम है यहाँ पर 50% लोग मराठी बोलने वाले हैं, मगर जो भाई इस सम्मेलन में, इस कुंभ में, महाकुंभ में आए हैं हिंदुस्तान से, उनके लिए मैं हिंदी में भाषण करूंगा, क्योंकि मैं भी अपने समाज का राष्ट्रीय नेता हूं, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, जगह जगह पर जाके समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करता हूं। मैं इस सभा में खासकर समाज के सभी नेताओं को मेरे जो अनुभव है वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। मैं चर्मकार समाज से हूं। हमारे समाज में 900 कोट जातियां हैं और सब 900 अपने आप को बड़ी मानती हैं, छोटी कोई मानती नहीं। जब मैं समाज को संगठन करने की बात करने निकला तो ये सबसे बड़ी बाधा मुझ में देखने को मिली कि समाज संगठित नहीं हो रहा। ये पहली बाधा। और दूसरी बाधा राजनीति। हर पार्टी में समाज के लोग हैं, कोई कांग्रेस में है, कोई शिवसेना में है, कोई बीजेपी में है, कोई समता में है, हर पार्टी में। समाज का संगठन कैसे होगा? तो मैंने सोचा कि राजकारण रहित संगठन करेंगे। पहले समाज को जोड़ेंगे, बाद में राजनीति कैसी है वो तय करेंगे। तो आज जब मैं राजनीति छोड़कर सिर्फ समाज को प्रबोधन करने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को आगे लाने के लिए जब मैं बात छिड़ी तो सब लोग आने लगे। मैं महाराष्ट्र में संगठन किया, बढ़ते बढ़ते मैं दिल्ली गया, दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हर जगह पर मैं जा रहा हूं। बड़ा लोगों में उत्साह है कि संगठित होना चाहिए, मगर राजनीति की बात करने के बाद संगठन नहीं हो पाएगा। मेरी स्वर्णकार समाज को यह विनती है, अब जो जुड़ने का काम हो रहा है, ये काम राजकारण विरहित करिए, बहुत तेजी से आप आगे जाओ। और राजकारण करना है तो उसके लिए 4 दीवारों में मुझे कभी बुलाओ, मैं आपको बताऊं कि राजनीति भी कैसी करनी है। मैंने महाराष्ट्र में राजनीति में मैं 20 साल से एमएलए हूं अभी, और 5 साल के लिए चुना गया हूं। मेरे समाज के 2-3 एमएलए चुन के आते थे। जब से मैंने संगठन शुरू किया है, अभी मेरे समाज के 15 एमएलए विधानसभा के महाराष्ट्र में है। 5 में से 3 एमपी हमारे हैं। 5 सीटें हमको मिली थी, उसमें से 3 हमारे समाज के एमपी है, 15 एमएलए है, 1 एमएलसी है। इसके लिए कुछ बातें ऐसी करना पड़ेगी। पहले आपको समाज को जोड़ना पड़ेगा। समाज को जोड़ने के बाद समाज के क्या मुद्दे हैं,
कौन से स्टेट में कौन सी सरकार है, क्या मायने रखती है सरकार, हमारी मांगे क्या है, इन सब चीजों को आप सामने पहले जोड़ के रखेंगे। और जिस जगह पर आपका समाज, नासिक में तो हमारा बहुत समाज है, और स्वर्णकार समाज में अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमको कौन देगा, कोई नहीं देगा, मांगना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। जब तक आप मांगते नहीं, छीनते नहीं है, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप तो जिता के ला सकते हैं, मगर ऐसा भी करना पड़ेगा कि देखो हम हरा देते हैं आपको, तब आपको सलाम करेगी दुनिया। नहीं तो ऐसा होता नहीं है। राजनीति इतनी सीधी नहीं होती है, वहां उंगली टेढ़ी करने से ही घी निकलता है, सीधा काम होता नहीं। क्योंकि मैं राजनीति में हूं, हमारे नेताजी हैं, इनके ही हाथ के नीचे हम छोटे से बड़े हुए हैं। उन्होंने ओबीसी का, समता परिषद का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछाया है। हमने भी हमारे समाज के प्रति आस्था रखी है, मगर समाज जब इकट्ठा होता है, जब नेता निस्वार्थ होता है, बगैर मतलबी नेता होता है, तब समाज संगठन होता है। पैसे के लिए तो नेता बहुत मिल जाते हैं, मगर पैसा लेने वाला नेता टिकता नहीं है। पहले नेता ऐसा होना चाहिए कि जो अपने आप को समाज के प्रति झोंक दे और समाज को आगे लेने की कोशिश करे, तब समाज आगे बढ़ेगा। मैं यही कहूंगा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए अब सब इकट्ठा बनो। राजनीति बाद में करेंगे, पहले इकट्ठा बनने के लिए जो भी कोशिश करनी है वो करो। हमारी सहायता आपके साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय स्वर्णकार। माझ्या परिचित आहेत आणि त्यांच्या कामांनी बघितलं आपण निश्चितपणे महान आहात, चांगल्या प्रकारच्या कामाचे थोडक्यात आपण तो आपल्या समाजाच्या काही विविध मागण्या आहेत। सगळ्यात महत्वाची मागणी आहे की आपल्या ओबीसी प्रवर्गात याआधी समावेश झालेला आहे, यासाठी प्रयत्न आपले चालू आहेत। यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 2004 साली मंत्रिमंडळाचे बालकृष्ण रेड्डी आयोगाने सुद्धा या बाबतीत सकारात्मक अशी शिफारस केलेली आहे। कामासाठी या फॉर्मल करण्यासाठी मी प्रयत्नशील आहे, परंतु मी आपल्याला आज हे निश्चित सांगू शकेल की आज आपल्या मागणीचा बॉल आपण योग्य कोर्टात टाकलेला आहे, भुजबळ साहेबांच्या कोर्टात टाकलेला आहे आणि निश्चितपणे आपल्या कामाला या निमित्ताने गती येईल। तेव्हा आपल्या व्यवसाय करताना, जुना सोनं खरेदी करताना काही वेळा अडचणी तयार होतात। चोरीचा माल आपल्याला माहिती नसताना खरेदी केला जातो आणि त्यासाठी मग जेव्हा तक्रार होते तेव्हा डायरेक्ट आयपीसी कलम आपल्यावर लादलं जातं 414 आणि हा गुन्हा याला जामीन पात्र नाही, ही मोठी त्रुटी आहे। तेव्हा या बाबतीत सुधारणा करण्याचा शासनाने प्रयत्न करावा ही एक मागणी आहे। आपल्याला संरक्षण ठिकठिकाणी राष्ट्र देश शासनाने वेळोवेळी द्यावं ही मागणी आहे। मी एकच म्हणतो की ह्या विविध मागण्या आपण मांडत जाऊन, परंतु एक विषय आहे की शिक्षणाच्या बाबतीत समाजाने विचार केंद्राचं प्रभावी साधन आहे, तेव्हा मुला मुलींना अधिकाधिक शिकवलं पाहिजे। या दृष्टीने समाज मेळाव्यात याचं प्रबोधन व्हावं, विचार व्हावा असे मी एक अपेक्षा व्यक्त करतो। से बातचीत करूं, लेकिन हमारी रैली यहाँ पे 12 बजे आने की वजह से हमने वक्त कर दिया है। साहब वक्त पे आए थे, वक्त पे हर काम करते हैं। हर शेर को आवाज होता है, हर शेर को आवाज होता है, लेकिन हर आवाज वाला शेर नहीं होता। हर आदमी नेता बन सकता है, हर आदमी नेता बन सकता है, लेकिन हर नेता माननीय भुजबल साहब जैसा आदमी नहीं बन सकता। हमारे लिए काम करने वाले माननीय भुजबल साहब को हम सुनेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ओबीसीचे नेते सन्माननीय भुजबळ साहेब, सन्माननीय भुजबळ साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भुजबळ साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। स्वर्णकार समाज के महाकुंभ के एवं
पिछड़ा वर्ग एकता महासम्मेलन के अध्यक्ष सम्माननीय श्री नामदेवराव देवरे, समाज के भारत के अध्यक्ष फकीर चंद्र जी गुरु, एम.के. रजपूत जी, महापौर मीनाताई ढोलक, खासदार प्रताप दादा सोनोने, आमदार भूमराव ढोलक, उप महापौर सौभाग्यवती त्रांदे, आमदार डिकले, आमदार कदम, आमदार भोसले, प्रमोद मोरे, विनोद भाईगिरी, चंद्र भाई शाह, महंत बालक कुंदाचार्य और मेरे सारे भाइयों बहनों और माता, सर्वप्रथम इस सुवर्णकार समाज के महाकुंभ का उद्घाटन हुआ, ये मैं जाहिर करता हूं। बड़ी खुशी है कि आप सब लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं और नासिक जैसे एक पुण्य भूमि में आप पधारे हैं एक विचार विमर्श करने के लिए। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नाते आप सभी का जो महाराष्ट्र के बाहर से आए हैं उनका विशेषता स्वागत करता है। वैसे ये मुझे नहीं पता है कि इसका नाम महाकुंभ क्यों रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ नासिक में भी कुंभ मेला होता है। सभी लोग आते हैं, नहाते हैं और जाते हैं। मैं समझता हूं कि इस ढंग का ये कुंभ मेला नहीं होना चाहिए। अब आए हैं तो सोचो, समझो, विचार करो, एक ही के साथ, एकता के साथ काम करो। महाकुंभ में आते हैं सब लोग अपने अपना स्वार्थ लेकर आते हैं कि हम लोग जाए, पानी में एक डुबकी लगाए, सारा पाप धो दे, वही छोड़ दे और बाकी फिर चल दिए। वो कभी दूसरों की बात करता है, ऐसे मुझे नहीं लगता है। तो ऐसे इस अर्थ से मैं कह रहा हूं कि आप आए हैं तो वैसे ही उस ढंग का कुंभ जो है नहीं होना चाहिए। ये रैली है, महासम्मेलन, इसमें हमारे दुख क्या है, दर्द क्या है, हमारे रास्ते में कौन से रोडे हैं, क्या हम उसको दूर कर सकते हैं, इसके बारे में सोच विमर्श जो है होना आवश्यक है। और एक रास्ता, किस रास्ते से हमको जाना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन होना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। वैसे ये बात मैं भी मानता हूं कि लोगों में जो है ये बात बिल्कुल है कि अरे भाई ये सुवर्णकार समाज तो ये तो सब सेठ ही होते हैं, क्योंकि इतना एक तोले का भाव जो है क्या 17,000 रुपया, 18,000 रुपया। अब एक तोले का मैं तो माली हूँ, भाजी वाला हूँ, तरकारी वाला हूँ। अब अच्छा ट्रक भर के भी अगर मैं तरकारी वहां रहा हूँ तो आपके एक तोले का जो है मैं दाम नहीं चुका। तो लोगों के दिलों में जो है कि ये तो बड़ा सेठिया समाज है, तो क्या, मगर ये बात बिल्कुल सही है। हर समाज कुछ इने लोग जो है वो अमीर होते हैं और बाकी सब लोग जो है ऐसे ही गरीब रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं को जिंदगी भर जूझते रहते हैं, मगर भाषा नहीं। तो बड़े लोगों का तो क्या कहना, मैं बड़े लोगों के खिलाफ तो नहीं है, मगर बड़े लोग जो है एक बात जो है समाज से बड़े हो जाते हैं तो फिर समाज की तरफ देखते नहीं है भाई। तो बड़े लोग तो ऐसे होते हैं ना, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, पंछी को न छाया लागे फल लागे अति दूर। ऐसे बड़े लोग होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि जैसे खजूर का पेड़
अगर धूप में अगर कोई जा रहा है छाव चाहिए तो छाव भी ना मिले, और वो भूख अगर लगती है तो फल ला गए अति दूर तो फल भी ना मिले। ऐसे बड़े जो है नहीं काम का, ऐसा बड़प्पन है। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे हम संगठन बनाते हैं कि हमारे में से लोग बड़े हो जाए, मगर साथ साथ वो जो ऋण जो है समाज का, उसको पूरा करने के लिए, पूर्ति करने के लिए वो बाद में अपने सारे समाज को भी साथ ले जाने की कोशिश करें। उसमें समय दे, पैसा दे, पसीना दे, सब कुछ दे। कोई ऐसा अगर समझता है कि मैं क्या हूं, मैं तो अपने अपने बल के ऊपर जो बहुत बड़ा हो गया, मैं पैसे कमाया हूं, अमीर हो गया, 10 गाड़ी 15 गाड़ी सब कुछ, नहीं नहीं नहीं। कोई भी आदमी इस दुनिया में वो खुद के बल पर बड़ा नहीं होता है। अगर वो बीमार पड़ता है तो किसी न किसी डॉक्टर की जरूरत होती है, अगर कपड़ा पहनना है तो किसी किसी बुनकर की जरूरत होती है, सिलाई करने वाले टेलर की आवश्यकता रहती है। अगर स्कूल में जाता है तो किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ भी नहीं सकता है। मतलब ये है कि कोई भी आदमी जो है अपने बलबूते के ऊपर कोई बड़ा नहीं। समाज में हजारों लाखों लोगों का ऋण जो है, उपकार जो है उसके ऊपर रहता है, फिर वो बड़ा होता है। तो हम हमेशा इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसा तो क्या है, आगाह हो अपनी मौत का कोई बसर नहीं, सामा 100 साल का फल की खबर नहीं। इतना पैसा करें क्या, 100 साल का सामान जो है जमाए रखे हैं। एक गाड़ी नहीं 10 गाड़ी, एक नहीं बंगला 10 बंगला, बहुत बंगला। कितने एक ही बार रहोगे क्या 10 बंगले में, एक ही बार चलोगे क्या 10 गाड़ी बंगले, क्या करना है। फल की खबर नहीं कब छूट जाए, रह जाएगा नाम जो समाज के लिए करेगा काम। अब मैं जब कहना चाहूंगा कि यदि हमारा स्वर्णकार समाज ओबीसी में आता, हमारे चर्मकार समाज के नेता और आमदार बमनराव घोलप ने कुछ बातें जरूर कही, सही बात, सबको एक होकर काम करना। मगर एक बात और ओबीसी समाज में और आप में फर्क यह है कि आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं तो आपको इलेक्शन से लेकर सब जगह जो है आरक्षण है। और छगन भुजबल जो है ओबीसी होने के कारण उसको आरक्षण तो है नहीं इलेक्शन में। वो इलेक्शन में जाएगा तो सारा पब्लिक बोलेगा, कोई बोलेगा अरे ये तो माली है, ये सोना है, ये फलाना है, ये। अब आप खड़े रहेंगे तो कोई ना कोई देना ही वोट है, आरक्षण ही है भाई, करे तो करे क्या। ये जो है बड़ी भारी जो है समस्या आप में और बाकी ओबीसी के लोग। हम तो वही चाहते हैं कि ओबीसी को भी विधानसभा, कैसे ओबीसी को हमारे महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला परिषद में आरक्षण है। हम चाहते हैं आपके जैसा विधानसभा, लोकसभा में भी आरक्षण हो तो समस्या खत्म हो। और हमारे छोटे छोटे जातियों का तो क्या कहना भाई, जैसे आप में सैकड़ों हजारों है तो सब जगह है ना। एक ओबीसी में पहले तो जब हमने मंडल का जो है यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया, लगाया उसको, तब कोई 250 के करीब जो है जाति आती, ऐसा बढ़ते गए। अब 346 जातियां। वो कमीशन है, कमीशन के बाद जो भी जाता है कहता है ये है, कमीशन के बाद नाम से उस नाम में बैठा, वो कहता है कि जाइए, मंत्रिमंडल में भेज देते हैं। मंत्रिमंडल में हम बोलते भाई आइए। हमारा जो आरक्षण था जितना है उतना है यहाँ, और हमारी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अभी तो बड़े बड़े लोग भी जो है मांग करते कि हमको भी आरक्षण मिलेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो इतना ही कहना है कि जो ओरिजिनल जो ओबीसी है इनको तकलीफ ना हो, इतनी जो है चिंता सबको जो है करनी चाहिए।
जरा भी कुछ केंद्र शासन के माध्यम से हमने कहा केंद्रीय शिक्षण संस्था में ओबीसी को आरक्षण होना चाहिए। रामलीला मैदान के ऊपर पूरा मैदान फुल हो गया था, भर गया था ओबीसी के लोगों की मांगों से। खुद मैंने इस समता परिषद के हैसियत से वो महासम्मेलन लिया था। 2 महीने के बाद मैं रास्ते पर बैठ गया था दिल्ली के मंत्री होते हुए भी, और ने कहा कि जब घटना में कानून में कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, संविधान में कहा है केंद्र शासन के शिक्षण संस्था में हमको आरक्षण होना चाहिए। लोगों ने बोला तुम मिनिस्टर हो फिर बैठे, हम लोग क्या मिनिस्टर हुआ तो क्या मुझे कुछ स्विंग आई क्या पूछ आई है? अरे भाई महाराज ओबीसी का हूं, ओबीसी के लिए काम करता हूं, कोई नहीं देता तो मैं झगड़ा करूंगा। मिनिस्टर की हैसियत से मिनिस्टर का काम करूंगा और ओबीसी के नेता की हैसियत से लड़ने का काम करूंगा, दोनों भूमिका में करूंगा। ऐसे वैसे कैसे भी जो है पार्लियामेंट ने 101 मत से एक भी आदमी खिलाफ नहीं बोला, मंजूर किया कि नहीं देना चाहिए, जो उच्च केंद्रीय शिक्षण संस्था में आरक्षण देना चाहिए। बात जैसे ही पास हो गया, बाहर कुछ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। मेडिकल कॉलेज के लोग वो बाहर आए। अब वहां जो दूसरे लोग थे ओबीसी के बेचारे या दलित के थे या शेड्यूल ट्राइब के थे, वो तो बेचारे चुप बैठे। सब लोग बाहर आए, सब लोग नहीं, वो थोड़े लोग ओपन कैटेगरी के कपड़ा बिगड़ा हो, सफेद कपड़ा क्या बोलते हो आप पहन के, और कोई मोमबत्ती लेता है, कोई क्या लेता है, क्या लेता है, विरोध, आरक्षण को विरोध। क्यों है विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ आरक्षण चाहा। आरक्षण के बाद में आपकी शिक्षा के शिक्षण संस्था में, कॉलेज में हमारा लड़का लड़की आती है तो जैसे तुम अभ्यास करोगे वो भी अभ्यास करेगा, जो तुम पेपर लिखोगे वो पेपर लिखेगा, उसको जो जैसे तुमको मार्क्स मिलते हैं उसको भी मार्क्स मिलेगा, मार्क्स मिलेगा तो पास होगा, तो ना पास होगा। हमने ये तो नहीं कहा कि हमको पास भी करो, हमने कहा हमको आरक्षण दो, हमको अंदर, क्योंकि वहां बैठे हुए जो लोग हैं इंटरव्यू लेने वाले, इंटरव्यू वो भी वही है भारत के। अरे क्या करना, अरे हम क्या करें भाई, ये ऊपर वाले ने माली के घर में हमको पैदा किया तो माली बन गया, और तुमको स्वर्ण काल के वहां भेज दिया तो तुम स्वर्ण काल में, हम लोग क्या करें उसको, उसमें शर्माने की क्या बात है? और हम जो भीख तो नहीं मांग रहे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने हमको दिया है, उसके बावजूद हमें नहीं मिलता तो हम क्या करें? रास्ते पर नहीं आए। मैं चाहूंगा इसके बाद ओबीसी का कोई भी, देखिए शेड्यूल कास्ट को भी मिलता है तो अलग से कुछ नहीं मिलता है। वैसे उन्होंने कहा कि 1000 जातियां वहां है, फिर शेड्यूल कास्ट में जो है ये बौद्ध है, जो है दूसरे जो दलित है, सभी है, जो मिलेगा सबको मिलकर मिलता है। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में कोली समाज, भिल्ल समाज, ये समाज, वो समाज, हजारों है, एक को नहीं मिलता, सबको मिलता है शेड्यूल ट्राइब में, ओबीसी में भी। वैसे देश भर में करीबन मंडल आयोग में तो 3750 जातियां है ऐसे कहा है, तो ऐसे 2000 को 3000 जो भी जाति है, जो भी मिलेगा सबको मिलकर होगा, मिलेगा। मैं माली है, मैं लड़ूंगा, माली के लिए कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्णकार मैं हूं, लड़ूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। सब लोग एक होकर लड़ेंगे तो ओबीसी के बैनर के नीचे आपको मिलेगा। ये तो सही है। इसके लिए जो है हमारी पहली लड़ाई थी। लोग तो चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़े, आपका झंडा अलग हो। यहाँ 3000 जाती है, समझो तो 3000 झंडे अगर खड़े हो जाते हैं तो भाई चलो ठीक, अच्छी बात है। क्या कभी कोई जो है एक जगह बैठने वाले नहीं है, आने वाले नहीं है, वो तो चाहते हैं कि तुम आपस में बढ़ जाओ और घर जाओ। मैं चाहूंगा कि हम लोग इसके बारे में सोचें, क्योंकि आप स्वर्ण का समाज के लोग जो है बड़े अक्लमंद, होशियार,
आपके हाथों में कला है, और हाथों में कला तो तभी आएगी जब दिमाग में जो है होशियारी होगी। तो ये जो है हम चाहते हैं कि सब लोग एक हम इसीलिए तो मांग भी करते हैं। अभी 1-2 साल में जो है फिर से जो है जनगणना होने वाली है। जनगणना में शेड्यूल कास्ट के कितने हैं वो अलग से जनगणना होती है, शेड्यूल ट्राइब के कितने जनगणना होती है। हमने कहा कि अगर 1933 तक जनगणना हमारी होती थी, ओबीसी कितनी है, तो अभी भी हमारी जनगणना करो। जब आप जनगणना करने जाओगे तो पूछो कौन ओबीसी है, लिख दो ओबीसी, फिर पता चलेगा इस देश में कितने ओबीसी है, महाराष्ट्र में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, फलानी जगह कितने हैं, फिर पता चलेगा कि ओबीसी की संख्या कितनी है। और फिर वही नहीं रुकना है। अगर हमारी संख्या उतनी है, भारत सरकार हो या कोई सरकार हो, हम चाहते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जिस ढंग से बजट मिलता है अलग से, उसी ढंग से ओबीसी के लिए भी अलग से बजट मिले, पैसा मिले उनके उत्थान के लिए, उनके प्रगति के लिए। आपको पता है खासदार साहब बैठेंगे, खासदार साहब ये ओबीसी के लिए भी एक फंड है। मैंने जब दिल्ली में बात करना शुरू कर दिया तो क्या पता चला, पता है आपको, ओबीसी के जो धनराशि रखी थी उसमें से 5 या 7% सिर्फ खर्चा हुआ, बाकी का कोई खर्च दिखाने के लिए बजट में तो दिखाते हैं इतना ढेर सारा पैसा रखा है, खर्चा कोई नहीं करता। फिर अगला बजट आएगा, फिर अगले बजट में इतना पैसा रखा है, ये नहीं कोई कहता कि पिछले साल में तुमने कितना खर्चा ओबीसी के ऊपर किया है, कितना पैसा शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो फंड रखे हैं 15% से ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है वहां भी। आपको चाहिए कि आप जो है पार्लियामेंट में उठाए उसको, पैसा तो रखते हो फिर खर्चा क्यों नहीं करते हो, ना ही आप शेड्यूल कास्ट के ऊपर करते हो ना शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, ओबीसी के लिए तो बात ही नहीं है। क्यों आपको पूछना चाहिए। सारी जो है कितना कितने जो है फिगर जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अब साथ साथ हम बात करते हैं भाई तुम लोग होशियार है, हमारे लोग भी होशियार है, तुम्हारे लोग वकील बन रहे हैं, हमारे में भी वकील है, तो क्यों नहीं न्याय संस्था में जुडिशियरी में संविधान में 312 में कहा है कि इनको वहां भी आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट के मैजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां भी मिलना चाहिए आरक्षण। अब 312 संविधान में कहा है, अब 7 साल हो गया है, फिर भी कोई संविधान की तरफ ध्यान नहीं देता है। संविधान ऊंचा है, उज्जनी है, सभी कहते हैं, तो अगर वो ऐसा है तो क्यों नहीं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात जो हक हमको दिए हैं उसके लिए अभी भी हम सिर्फ चिल्लाते हैं, चिखते हैं, क्यों नहीं किया जाता। मैं तो सारे एमपीओ से कहूंगा, हिंदुस्तान के सभी लोगों ने एमपी ने इसकी मांग करनी चाहिए। जो कानून में लिखा है, संविधान में लिखा है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है और वो होनी चाहिए। इस ढंग से जो है हम तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, हमको भी काम करते वक्त तो काफी तकलीफें तो आती है। मगर जैसे काश्तकारों का जो है, किसानों का कर्जा माफ किया, हमने कहा था महाराष्ट्र में जितने भी जो है अलग जो है कॉर्पोरेशन है जो मदद करती हैं, ओबीसी महामंडल है जो कर्जा देती है, शेड्यूल कास्ट के है, शेड्यूल कास्ट के है, इनके भी जो कर्जे माफ करेंगे 1700 करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर दिया। अगर आपने कर्जा लिया भी है ओबीसी ने तो जो माफ कर दिया। तो ये हम थोड़ा तो करते हैं। अब बाकी काम ज्यादा करते समय तो हमको भी तो तकलीफ आती है। हम फुले शाहू अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शाहू महाराज इनको मानते हैं। और आप सबको महाराष्ट्र के मेरे भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, सावित्रीबाई, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता आई। फुले अम्बेडकर का नाम लेकर वहां जो है सरकार बनी, यूपी में संगठन बना, बिहार में वही बात है, यूपी में वही बात है।
हमारे यहाँ के लोग जो है ओबीसी के नाम पर महात्मा फुले फुले अम्बेडकर के नाम लेने के लिए क्यों कतराते हैं, क्यों पीछे रहते हैं, क्यों आंदोलन में नहीं आते हैं? अगर ये आंदोलन आप सभी लीडरों ने कहा कि एक हो जाओ, लड़ो, और फिर लड़ो, आ जाओ सब लोग एक, चलो जिसको नेता बनना है नेता बोलो, मैं उनके पीछे चलने के लिए तैयार हूं, कोई चिंता नहीं है। समाज का जो भी भला करे उसके पीछे जाने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस सभी बातों में जो है दूसरे प्रदेश आगे जा रहे हैं। ओबीसी के बाद हमको पीछे रहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बातें जरूर जो है आपने 2-4 दिन जो है कल से शायद यहाँ जो कुछ चर्चा विमर्श किया है, कुछ डिमांड आपकी तरफ से आई, जो भी डिमांड महाराष्ट्र की सरकार की तरफ है उसके लिए मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो भी कार्यकर्ता है उनको एक अच्छे सम्मानपूर्वक काम लेने के लिए सम्मानपूर्वक स्थानों पर बिठाने का काम करने का भी काम मैं तो जरूर करूँगा, उसमें भी जरूर ध्यान दूंगा। मैं फिर से ये बात कहता हूँ आप सबको कि आप आपकी एकता बनाए रखें, वो राज्य स्तर पर बनाए रखें, वो देश स्तर पर बनाए रखें, और जब भी समय आता है तो सारे लोग एक होकर लड़ते हैं। तो महाराष्ट्र की नहीं, भारत की कोई पार्टी नहीं है जो ओबीसी को टाल सकती है, ओबीसी को नजरअंदाज कर सकती है। और इसी चंद लफ्जों के साथ मैं आपके इस महासम्मेलन को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भुजबल साहब ओबीसी नेता आगे बढ़ो। एक मिनट हमसे हमारे तरफ से जो है आपके इस महाकुंभ को जो है स्वर्णकार समाज को 51,000 रुपये की जो है मदद जो है दे रहे हैं। आमचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते डीपी माडी वाले हे आदर्श कार्यकर्ता यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। महाकुंभाचे ते प्रमुख सल्लागार आहेत। त्याचप्रमाणे आपल्या समाजाचे लखनौ येथील सगळे समाज बांधवांना माननीय भुजबळ साहेबांचा सत्कार करायचा आहे। भुजबळ साहेबांनी त्यांच्या सत्काराचा स्वीकार करावा। लखनौचे सर्व सुवर्णकार बांधव शांति बनाए रखें। सभी भाई बहनों को हमारी विनती है शांति बनाए रखें। संजय विस्कुटे स्टेज पर जास्त गर्दी करू नका, प्लीज जरा स्टेज जीजीएफ करते हैं। आता सुरुवात होत आहे परिसंवादाला। एक 5 मिनिटांमध्ये सुरुवात करत आहोत। त्याच्यामध्ये सर्व देशभरातून आलेले प्रत्येक राज्याचे प्रमुख बोलतील। वारंवार कसे प्रिमियर गंगारामजी विस्कुटे, तिसऱ्या सूचीचे वकील गंगारामजी विस्कुटे, ही सर्व मंडळी भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाये तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, संत नरहरि महाराज की जय, अजमेर देव महाराज की जय, विश्वकर्मा की जय, नाना शंकर सेठ की जय, साईं बाबा की जय। दूसरा सत्र तुरंत शुरू हो रहा है। विलास मोहिते डॉक्टर सोलर
दिखना चाहिए, चेक में पूरा फिगर के साथ आसन ग्रहण करें, चाल भी बनाए रखें, आसन ग्रहण करें। स्टेज पर मैं आपका थोड़ा दाबूंगा, आएगा मेरा अगर मीटिंग पूरी चेक कर करना देखो संगीता का थोड़े स्वागत है। बोलिए संत नरहरि जी की। सभी भाइयों से निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें और वो धार्मिक पर्व होता है। ये जो महाकुंभ है ये कर्म का महाकुंभ है, ये स्वर्णकार समाज का महाकुंभ है। उस धार्मिक पर्व में आते हैं, नहाते हैं, चले जाते हैं, उन्होंने सही कहा, मगर यह महाकुंभ है, आना है, नहाना है और इसी में रम जाना है। और इसमें से रम के कि जैसे साथी ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, साथ साथ को गही ले तोता दे उठाए। सभी स्वर्णकार भाई अपने जो भी है नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच पर विचार करें और हमारे जो मुख्य इस महाकुंभ सम्मेलन के मुख्य प्रधान आयोजक श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष M.K. राजपूत जी, जिन्होंने ये 4 महाकुंभ और 1 महासागर का बीड़ा उठाया था। तो प्रथम महाकुंभ हुआ था 20 अप्रैल 2008 को दिल्ली में और ये द्वितीय महाकुंभ हुआ है नासिक में 10 तारीख 2010 को नासिक में ये होने जा रहा है आज के दिन। और तीसरे महाकुंभ के लिए करीबन 10 प्रस्ताव आ चुके हैं जिनके लिए राजपूत जी विचार करेंगे कि महाकुंभ कहाँ करना। इस महाकुंभ के उद्देश्य और लक्ष्य जो कुछ है हम सवाल हमारी सभी टीम का एक ही है, तो वो हम हमारी जवानी न बताकर हम हमारे मुख्य हमारे भाई श्री M.K. राजपूत जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय विकास एवं स्वर्णकार विकास एवं शोध संस्थान के, हम उन्हीं की जवानी उन्हीं से ये चीज सुनना चाहते हैं कि आप शांति बनाए रखें। धन्यवाद। अभी आपके सामने हमारे महाराष्ट्र की न्यायमूर्ति महिला महालयताई आपको मनोरथ व्यक्त करेगी। न्यायमूर्ति महालय जो नासिक में रहती है, न्यायमूर्ति महालय जी एक ही बात सरदार जी लाल जी बढ़ गए ऊपर करो। हाँ भाई शंख नहीं बजेगा, इधर आइए। राम जी आगे आप आइए इधर।